मेरा नाम आरुषि है। मैं दिल्ली शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरी बुढ़ापे की सारी जिम्मेदारियां मेरे दोनों बेटों पर ही है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की शादी है। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सात समय हमारी हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वह काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वह काम वाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि मैं यह लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से मेरे बड़े बेटे नवीन आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक नहीं था, वह मेरा बड़ा बेटा और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे नवीन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी हुई थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा नवीन अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे नवीन की शादी करवाना चाहती थी। आज भी रात के खाने के बाद घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को तुम, क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा नवीन गुस्से से आगबबूला हो गया और चेक कर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी जिससे शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी ठीक है। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने उसने वह बंदूक अपने कनपटी पर रख दी और चेक कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी रचना से करवाएंगे या नहीं रचना। उस लड़की का नाम था जिसे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उसे मैं बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हर बात माननी ही पड़ी और मैंने उसे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरी बेटी ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वह बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगे। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मेरी शादी की तारीख तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता और उसका माली ने बहुत बड़ा सा गूंगा डाल रखा होता था का मालिक है। ये बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह काम वाली बहुत अच्छी है और इनकी हर छोटे बड़े काम के ही संभालती है और ये बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपनी बेटी और बहुत से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दें और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ भी हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, सकता था। शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहुत ही काम वाली नहीं, बहुत हाथ बताया था क्योंकि मेरी कोई बीवी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन्हें दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान होगी कि मेरी बहू ने अपने काम वाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा पंकज हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपनी काम वाली के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है। क्या लोग अपने काम वाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते?
जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब थी कि वह दहेज में भी उस काम वाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उसका मालिका मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे पसंद नहीं था। उसका मालिक के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उस कपड़ों को पहनकर वह काम वाली लगी नहीं रही थी। मेरी कहीं रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा था कि साड़ी बांधी हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बता दूं कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की काम वाली है। तो मैंने बात को टालने के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अभी यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं एक काम वाली है तो वह क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वह बिना कुछ सोचे समझे घूंघट वाली काम वाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज नहीं लेकर आ गया। ये शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा चाहे इसे अपना काम करवा लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर दंग रह गई कि यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच कर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उसका मालिक को आवाज लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सांसों में बहुत थक गई है, तो मैं इनके हाथ पैर दबाकर अच्छे से मालिश कर दूं। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहुत धीमी आवाज में बोली, साथ हम आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसे प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगे कि वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घर और बहुत पर्दा करने वाली है। उसका माली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहुत से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उसका मालिक की खूबसूरती देखकर मैं तो शौक गई। बहुत ज्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उसका मालिक को आवाज देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी। मुझे उसका माली पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है और उसने कैसा भाग्य पाया है। एक तो काम वाली ऊपर से गूंगी है। वह काम वाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत देर कर दी थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उसे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घर से बहुत ज्यादा छोड़ता था। कुछ था भी, वह बहुत ज्यादा हाथी था। जब भी वह काम वाली उसके सामने से जाती है, रुक कर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी थी, तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। अपनी बेटी को डांट दी थी कि क्या इस बेचारी को काम वाली को बार बार छोड़ आता रहता है। काम वाली रोज रात को मेरे सर और पांव दबा दी थी और मेरी मालिश करती थी। उस काम वाली के आने से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उसका माली नहीं संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहता चलाता था कि मैं यह मुंह तो ऐसे ढाका रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जीवन ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वह काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर आई थी, तभी मेरी काम वाली उनके सामने घूंघट में ही आई थी। उसका माली के जाने के बाद मेरे दोस्तों में से मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे काम वाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उसे, साथिया एक बहुत ही शरीफ धरती है, इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूर करके घर से बाहर निकाला है।
वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इन सब बात पर मेरी दूसरी मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं और से भी और कैसे पैदा करती है। क्या हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसी नहीं रहती और तू से पर्दा नहीं करती। तुम इस काम वाली पर नजर रखा करो। ज्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों के बातों ने मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब मुझे वह सीधी सादी काम वाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक्य याद आने लगी। इससे मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई और उन सब बातों को मैंने अपने मन का वहम मानता भुला दिया था। कुछ दिन पहले ही बात है कि मेरी बहू ने इसका मालिक को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और मेरे बेटे कोरा की दावत पर बुलाया है। मैंने इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ के अलावा भी किसी और औरत की हंस कर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपनी बेटी की बात सुनकर वापस आई, तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारी कमरे में किसके बोलने की आवाज़ आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह काम वाली तो बोल ही नहीं सकती है। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, उसका मालिक हो। हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब यह काम वाले घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। ये तो घर में इतना घूंघट करके रहती है, अब क्या बाहर बिना घूंघट कहीं जा रही है? शाम को जब काम वाली घर लौट कर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही तो मेरी बहुत सीमा से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह काम वाली हमारे घर आई है और यह बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो पास ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा, क्योंकि वह जो बिना घूंघट की गई थी उस बात में मेरे दिल में हलचल मचा कर रखती थी। मैंने उसका माली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली थी तो बिना घूंघट की क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर काम वाली नैना में सिर हिलाया और एक कागज पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने माँ से लगा के रखा था। मुझे तभी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने प्रतिमास निकालकर मुझे दिखाया, तो तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन अब मेरी दोस्तों की बात नहीं, मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इसका मालिक अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती हो। यह बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द है, लेकिन तुझे पता करना मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे तो अपना चेहरा दिखाइए सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर कामायनी बहुत ज्यादा घबरा गई और नाम ऐसे ही लाकर पीछे हटने लगी और उसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस शाम वाली का चेहरा देखकर ही रहूंगी। जैसे ही मैं उसका मालिका घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वह काम वाली थी। तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरी बेटी और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा, ये क्या हुआ? मैं ऑफिस काम वाली के पीछे क्यों भाग रही है? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस काम वाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपसे मना किया था
न कि आप इसका मालिक का चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगे। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बहुत से गुस्से से कहा कि इसका मालिक के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इसका माली से कहो कि या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्या आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह इस घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी काम वाली है। मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती है? मेरी काम वाली पर हुक्म चलाने वाली अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि क्या मेरी बहू एक काम वाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूमने वाली नजरों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, किया आप सास बहू और इसका मालिक का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और इसका मालिक हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामले से काम वाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, ये भाभी मुझे नया करने में मदद करने वाली है। आप जाइए और भाभी से माफी मांग कर आइए। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं बहुत से माफी मांगने उसके कमरे में आए तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। वो काम वाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। वो की बात सुनकर मैं परेशान हो गए कि क्या भला कोई अपने काम वाली सही भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू को गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, कि बस कुछ दिन की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मेरे थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उसका माली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गए। मुझे बहुत ही वही बात याद आई कि उसने कहा था कि इसका माली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वह काम वाले आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालिक तो कभी भी अपने काम वाली को गली से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ा दी है। फिर मेरी बहू ऐसे क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उसका मालिक मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था। वह काम वाली ज्यादातर मेरी बहू के ही हाथ साथ रहती थी और उसका मालिक हो मेरे करीब भी नहीं कर भटकने देती थी। मैं भी सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल खराब ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज इसका मालिक को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। शाम को वापस आने पर दोनों यह अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उसे कहना कि वह मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता था। मेरी बात सुनकर वह उस काम वाले के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे की चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जिसे बिस्तर से उठी और भारतीय किचन में गई थी। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहां जो नजारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उसका मालिक आवाज को पकड़कर रखा था और दूसरे हाथ से वह काम वाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तनिष्का मालिका हाथ से पकड़ रखा है तो मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पकड़ा है, भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कहने तो मैंने देखा कि अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने उसका चेहरा देख लिया है।
यह तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ कि इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगे कि आप दोनों माँ बेटे मेरी काम वाली के साथ कैसा सलूक कर रही हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी कामवाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, और इतना कहकर उसे जबरदस्ती उसका मालिका घूंघट की चिड़िया। जब मैंने उसका मालिक चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैंने इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। जरा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही है। ये मासूम लड़कियों की का तो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर नजर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बताया था कि इस लड़की ने अपने 7 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी के साथ कर दिया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। किसने बताया था कि वह लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसमें जलन और दुश्मनी में अपने 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि यह कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्यों पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इस देश के बच्चे भी जानते थे कि यह लड़की कौन है। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उस काम वाले को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से प्लीज को फोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा। उसके तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सच में ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज प्लीज को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, मामा मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया कि इन दोनों ने मिलकर के एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे यह फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप हो करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिल जुलकर ही करते थे। मेरे दोस्त मायरा को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरे दोस्त मेरे को बोला था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी अजीब पागल सा है, और सच में वह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक और सब लोगों के सामने मायरा को प्रपोज करने लगा। मायरा के साथ साथ हम सब लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया कि लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। इसी बात पर मारा ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने को सोचा। वह लड़का पहले ही साइको टाइप था। इस वाक्य के कुछ ही दिन के बाद हम सभी दोस्त थे मायरा के घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब सो गए क्योंकि मेरा के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। हमारी एक दोस्त मारा के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से मारा को मार रहा था। वह डरकर भागे तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उसका एक लड़के ने एक एक करके मेरे 7 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां खिड़की से कूद गई। तेजी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। हालात ज्यादा खराब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइको लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरे सभी दोस्तों को मार दिया था। अब मुझे डर था कि कहीं वह मुझे बिना मार दी, लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरे सारे दोस्तों के कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल दिया और से हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने लिखी नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपने काम वाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आए।
मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस के गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है। मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस साइको लड़के के पीछे अपनी जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लिए हैं। 1-2 दिनों में ही यह सारे सबूत मेरी और न्यूज़ रिपोर्ट को देने वाले हैं, ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीने में जमा किए थे, और यह सब कुछ सच था। अब बेचारी बेकसूर लड़की भागी के हाथों मजबूर होकर एक आम वाली बनकर रह रही थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने मुझे सारे सबूत इकट्ठा किए थे, वह न्यूज़ चैनल में दे दिए, और वह लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्जाम में फंसकर जिल्लत हो और रुसवाई जी रही थी। सब लोग उसे हमदर्दी करने लगे, जो पहले उस लड़के को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब सब लोग उसे इज्जत देने लगे थे और उस साइको लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उसे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, मिस करती हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।